हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। सो थर्ड मेथड इज़ हाफ लाइफ पीरियड मेथड और फ्रैक्शनल चेंज मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज़ इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। मीन्स जो टी हाफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। मीन्स टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा एंड दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। नाउ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए के एंड दैट इज फॉर second order reaction. Now for third order reaction T half is equal to 3 by 2ka square and that is for third order reaction. तो इन सबको कंक्लूड करके हम ये बता सकते हैं, हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर n-1। ठीक है। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। नाउ इफ वी सपोज टू इनिशियल कंसंट्रेशन एट टू इनिशियल कंसंट्रेशन A1, हाफ लाइफ क्या होगा, टी हाफ 1 होगा। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय A1 रेज टू पावर n-1। ठीक है। एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 1। अब अगर A2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उस पर जो टी हाफ होगा वो क्या होगा, हमारा टी हाफ 2 मान लेते हैं उसको। तो टी हाफ 2 इज इक्वल टू किस, टी हाफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय A2 रेज टू पावर n-1 एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब इनका यूज़ करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो 2 बाय 1 कर देंगे तो टी हाफ 2 बाय टी हाफ 1, यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू A1 रेज टू पावर n-1 बाय A2 रेज टू पावर n-1। ठीक है। नाउ टेकिंग logarithm ऑन बोथ द साइड्स वी हैव log टी हाफ 2 बाय टी हाफ 1, ये हमारे पास log आ गया, इज इक्वल टू, जब इसका log लेंगे तो ये पूरा क्या बना हुआ है, A1 बाय A2 रेज टू पावर n-1 बना हुआ है। तो जब इसका पूरा log लेंगे तो ये वाली पावर आगे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, n-1 log A1 बाय A2। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें पता है log A बाई बी किसके इक्वल होता है, log A माइनस log B। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज log A बाई बी को हम क्या लिख देंगे, log A माइनस log B। log A बाई बी इज इक्वल टू log A माइनस log B। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू log टी हाफ 2 माइनस log टी हाफ 1। ठीक है। डिवाइडेड बाय log A1 माइनस log A2। तो जब n की वैल्यू निकालेंगे, n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस log टी हाफ 2 माइनस log टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय log A1 बाय log A1 माइनस log A2। ठीक है। तो यहाँ पे
सेकेंड वाले टी हाफ की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे A1 की रखेंगे, यहाँ पे टी हाफ 1 रखेंगे तो यहाँ पे A2 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो अगर हमें A1 कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ 1 पता है और A2 कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ 2 पता है तो वहाँ से हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है ना, जैसे हम कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, दैट इज AA प्लस BB प्लस CC चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। तो हमें जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लिमिटेड अमाउंट में ले लेंगे, और जिन रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर फाइंड नहीं करना, उनको हम क्या ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में ले लेंगे तो इनके कॉन्सेंट्रेशन को हम नियरली क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जो हम एक्सेस में नहीं लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतना वेरी करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे उतना इफेक्ट हो रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to that particular reactant which is not taken in excess, ठीक है। फिर हम जैसे हमने A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लिया, फॉर एग्जांपल हमें B रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो हम रिएक्टेंट A और C को एक्सेस में ले लेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेंगे, B के रिस्पेक्ट में। फिर हम B की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करने पे, मान लो हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले 1 मोल पर लीटर थी, फिर हमने क्या कर दी, 2 मोल पर लीटर कर दी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो भी क्या होगी, डबल होगी। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बी की कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रही है। मीन्स इसको डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसे ऐसे हम जैसे हमने बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली, मीन्स ऑर्डर निकाल लिया, फिर हम ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे और सी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे। फिर हम जब ए और बी को एक्सेस में लेंगे और सी की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सी के रिस्पेक्ट में। मीन्स ये है कि अगर मान लो 3 या 4 रिएक्टेंट हैं और हमें एक एक करके रेट ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में निकालना हो, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, हम जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते रहेंगे और बाकी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। और या तो फिर बिल्कुल ही कांस्टेंट ले लो या उनको एक्सेस में ले लो, तो उसको भी हम क्या ही कंसीडर करेंगे, फिर कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेम जैसे या तो एक्सेस में ले लो या कांस्टेंट में ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सिर्फ एक रिएक्टेंट को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, और उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन वेरी करते रहे, बाकियों को हमने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है। सो इसके साथ ही काइनेटिक्स का चैप्टर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट इज काइनेटिक्स 2। काइनेटिक्स 2 में जो फर्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन सबसे पहले तो बताती क्या है कि अर्हेनियस इक्वेशन टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। की टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम किसके टर्म्स में देखते हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा,
ठीक है, तो अर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं करना, अर्हेनियस इक्वेशन जस्ट लर्न करनी है, दैट इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी. दिस इज नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन where k is the rate constant of a particular reaction, a is known as the frequency factor or collision frequency. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रिक्वेंसी. ठीक है, और फ्रिक्वेंसी फैक्टर. which defines the rate of molecular collision, which defines the rate of molecular collision in a chemical reaction. क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में. तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी फैक्टर क्या डिफाइन करता है, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन हैपनिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. नाउ ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी defines the fraction of molecules with minimum activation energy. ठीक है, क्योंकि अब जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें 500 मॉलिक्यूल रखे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, उनमें कॉन्टिन्यूसली कोलिजन हो रहा है. ठीक है, अब कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट कौन बनाएगा जिसमें इफेक्टिव कोलिजन होगा. ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, दे कोलाइड विद द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, तभी उस कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, और वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, हम ये ग्राफ पढ़ते हैं ना यहाँ पे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी. तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी होगी यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी होती है. तो अब ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर. अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. अब रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए, इतनी एनर्जी चाहिए. ठीक है, दैट इज़ ई एक्टिवेशन एनर्जी. तो जब ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, तभी उनका कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, और उनके इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. टेकिंग नेचुरल log on both the sides, ln k is equal to ln a. अब जब नेचुरल log लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी ln e, वेयर ln e इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ln a माइनस ई ए बाय आर टी, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 1. अब मान लो दो टेम्परेचर्स हैं T1 एंड T2. T1 पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और जो T2 टेम्परेचर है उस पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ ln K1 इज इक्वल टू ln A, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज कांस्टेंट, तो ये हमारी होगी इक्वेशन 2. सिमिलरली T2 टेम्परेचर पे ln K2 होगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा ln A माइनस ई ए बाय आर टी 2, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 3. अब अगर हम इक्वेशन
3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ln k2 माइनस ln k1। इसमें से ये माइनस करेंगे, ln a माइनस ln a 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस EA/r कॉमन आ जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस EA/r इंटू T1 माइनस T2/T1 इंटू T2। तो हमारे पास ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b। तो हमारे पास हो जाएगा ln k2/k1 इज इक्वल टू माइनस EA/r इंटू T1 माइनस T2/T1 इंटू T2। ठीक है, अब अगर इसको लोगारिथम में कन्वर्ट करेंगे log 10 में, तो नेचुरल log इज इक्वल टू 2.303 log k2/k1 इज इक्वल टू माइनस EA/r इंटू T1 माइनस T2/T1 इंटू T2। ठीक है, तो ये 2.303 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, log k2/k1 इज इक्वल टू माइनस EA/2.303r इंटू T1 माइनस T2/T1 इंटू T2 एंड दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं आपसे, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब अगर हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना हो रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो उसमें हमें ln k वर्सेस 1/t एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। पीछे जो हमने इक्वेशन पढ़ी है दैट इज़ ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/r/t। तो अगर इसको हम ln k ऐसे लिख लेते हैं, माइनस EA/r/t प्लस ln a, एंड इफ़ वी कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें पता है वर्सेस से पहले क्या होता है y, वर्सेस से पहले क्या होता है x। तो ये यहाँ पे फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जब हम, तो हमारे पास y क्या होगा, ln k, x क्या होगा 1/t, स्लोप क्या होगा माइनस EA/r मीन्स नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होगा ln a। ठीक है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ln k वर्सेस 1/t, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप एंड स्लोप का वैल्यू है दैट इज़ माइनस EA/r। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें नेचुरल लॉग को हम log 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ln k किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस EA/r/t प्लस 2.303 log a। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, log k इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 r/t 1/t प्लस log k। तो अगर हम log k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, log k वर्सेस 1/t अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द नेगेटिव स्लोप आएगा, वेयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 r, ये आएगा हमारे पास स्लोप। मीन्स इससे क्या पता लग रहा है हमें कि 1/t इंक्रीज़ करने पे जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। 1/t इंक्रीज़ करने पे जो log k की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 1/t इंक्रीज़ करने पे log k की वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स log k इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/1/t के, दैट मीन्स जो log k है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, टेम्परेचर के।
मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पे log k की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे वो आपकी बुक में दिए हैं, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। तो बेसिकली इस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स आप कर लेना। सो नेक्स्ट इज़ कोलिजन थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।